नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर। कर्नाटक में रिन्यूएबल एनर्जी पर करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया गालीबाज बच्चों को माफ, कहा हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को कोर्ट कचहरी के लगाएं चक्कर। गालीबाज लड़की ने पीएम मोदी से मांगी माफी, कहा अपनी भाषा शैली पर शर्मिंदा, नोएडा थाने में दर्ज हुई थी शिकायत। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए, कोलकाता में 209 रुपए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नाम पूछकर 2 हिंदुओं को मारी गोली, सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटी। गुजरात उत्तराखंड भारी बारिश की चेतावनी। एमपी बिहार में 3 राज्यों में सामान्य से कम बारिश की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज से खुलेगा लक्ष्मी योजना पोर्टल। आधिकारिक तौर पर यह पोर्टल खोला जाएगा। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। रक्षाबंधन पर पहली किस्त मिलने की तैयारी। दिल्ली से बड़ी खबर, आज से आधिकारिक पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ। हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। रक्षाबंधन पर पहली किस्त मिलने की तैयारी। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने की तैयारी। आज से आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। रक्षाबंधन पर पहली किस्त मिलने की तैयारी। आज से खुलेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल। दिल्ली 19 किलो वाला सिलेंडर सस्ता हो गया है और कमर्शियल सिलेंडर पर 202 रुपए की छूट मिली है। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपए सस्ता। दिल्ली से बड़ी खबर, घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं, कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ।
202 रुपये कीमत दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की, और कोलकाता की अगर बात करें तो 209 रुपये सस्ता किया गया है कॉमर्शियल सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपये की कमी हुई है और कलकत्ता में 209 रुपये सस्ता हुआ है। और अब बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का विरोध मार्च आज सुबह 11 बजे से शुरू होना है। लखनऊ से बड़ी खबर, सुबह 11 बजे विरोध मार्च निकाला जाएगा। बिहार के सांसद पप्पू यादव की शव यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है और पप्पू यादव का पुतला फूंकने की भी घोषणा की गई है। अखिलेश यादव के विरुद्ध भी ये प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध, विपक्ष के प्रदर्शन को बताया सनातन का विरोधी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सनातन का विरोध करने वालों का विरोध हो रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन को सनातन का विरोध बताया है और सनातन रक्षा संगठन आज अपना विरोध मार्च निकाल रहा है। सुबह 11 बजे ये मार्च निकाला जाएगा और इसमें बिहार के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी शव यात्रा निकालने का भी ऐलान किया गया है। पप्पू यादव का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भी प्रदर्शन की अपील की गई है। विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठनों का ये विरोध है। विपक्ष के प्रदर्शन को बताया सनातन का विरोधी। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का विरोध मार्च आज शुरू। सुबह 11 बजे ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पप्पू यादव का पुतला फूंकने की घोषणा की गई है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के विरुद्ध भी प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले संसद में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एक नाटक प्रस्तुत किया था, जिसका विरोध किया जा रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन को सनातन का विरोधी बताया गया है। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन का विरोध मार्च आज। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां एलडीए ठेके पर देगा जेपीएनआईसी का संचालन। 30 साल के ठेके पर एलडीए निकालेगा ग्लोबल टेंडर। शासन की अनुमति के बाद टेंडर जारी होगा। ठेके पर लेने वाली कंपनी कराएगी मरम्मत के कार्य। संचालन के एवज में एलडीए को भी मिलेगी तय राशि। 2013 से 20 एकड़ में शुरू हुआ था जेपीएनआईसी का निर्माण। 2017 में निर्माण पूरा होने के बाद के पहले ही बंद हो गया था काम। 2017 तक करीब 850 करोड़ रुपए जेपीएनआईसी पर खर्च हो चुके थे। आपको बता दें कि 2017 तक करीब 850 करोड़ रुपए जेपीएनआईसी पर खर्च हो चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, एलडीए ठेके पर ये काम करवाएगी। 30 साल के ठेके के लिए एलडीए निकालेगा ग्लोबल टेंडर। शासन की अनुमति के बाद टेंडर जारी होगा। ठेके पर लेने वाली कंपनी कराएगी मरम्मत के कार्य। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां संचालन के एवज में एलडीए को भी मिलेगी तय राशि। 2013 में 20 एकड़ में शुरू हुआ था जेपीएनआईसी का निर्माण कार्य। 2017 में निर्माण पूरा होने से पहले ही बंद हो गया था काम। 2017 तक करीब 850 करोड़ रुपए
जेपीएनआईसी पर खर्च हो चुके हैं। लखनऊ एलडीए ठेके पर जेपीएनआईसी का संचालन देगा। 30 साल के ठेके के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले जाएंगे। शासन की अनुमति के बाद टेंडर जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देर रात इंस्टाग्राम पर लाइव के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से देश के युवाओं और जेन जी से संवाद करते हुए हाल में जंतर मंतर पर हुई घटना का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने की बजाय समाज और युवाओं से सीधे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुई घटनाओं को पूरे देश और दुनिया ने देखा, जहां कुछ बच्चों और युवाओं द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपशब्द कहे गए और उनकी स्वर्गीय माता के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, जो कि किसी भी सभ्य समाज की संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन असहमति व्यक्त करने और किसी के परिवार या दिवंगत परिजनों का अपमान करने के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह घटना को लेकर किसी के प्रति मन में कटुता नहीं रखते हैं और विशेष रूप से उन बच्चों को माफ़ करना चाहते हैं जिन्होंने भावनाओं में बहकर या किसी के प्रभाव में आकर अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बचपन और युवा अवस्था सीखने का समय होता है, जहां गलतियां होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन गलतियों से सबक लिया जाए और भविष्य में बेहतर नागरिक बनने का प्रयास किया जाए। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन में शालीनता बनाए रखें तथा संवाद और आलोचना की संस्कृति को सम्मानजनक भाषा के साथ आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान उसकी सभ्यता, संस्कार और लोकतांत्रिक मूल्यों से है, इसलिए विचारों का मतभेद कभी भी व्यक्तिगत अपमान या अशोभनीय भाषा का कारण नहीं बनना चाहिए। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच अपनाने और समाज और देश के विकास में अपनी ऊर्जा लगाने तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यदि युवा अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हैं तो वही अनुभव उनको मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने देशवासियों से आपसी सम्मान, संयम, सकारात्मक संवाद की भावना बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उन्हें अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण, नवाचार और विकास के कार्यों में लगानी चाहिए ताकि देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी जंतर मंतर पर पिछले दिनों चल रहे प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने वाली युवती ने प्रधानमंत्री से माफी मांग ली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ था तो एक युवती ने प्रधानमंत्री को गालियां दी थी और उनकी मां के प्रति भी अपशब्द कहे थे।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां बंदी विपिन के फरार होने का मामला सामने आया है, जहां पर कारागार से निरुद्ध अपराधी के फरार होने का मामला है। जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध विचाराधीन अपराधी था। डीजी कारागार ने कार्रवाई की है इस मामले में और प्रारंभिक जांच आख्या के आधार पर कार्रवाई की गई है। जेल वार्डन जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ जेल वार्डन को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की गई है। जेल वार्डन रामजीत सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। जेल वार्डन जितेंद्र कुमार दुबे पर भी कार्रवाई हुई है। हेड वार्डन ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव पर भी कार्रवाई की गई है। जेल वार्डन रामजीत भी सस्पेंड किए गए हैं और अरुण कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल अधीक्षक गोरखपुर के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की गई है और यह सिफारिश शासन को भेजी गई है। लखनऊ में बंदी विपिन के फरार होने का मामला, जहां जिला कारागार में निरुद्ध था ये कैदी, डीजी कारागार ने इस मामले में कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच आख्या के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जेल वार्डन जितेंद्र कुमार को तत्काल सस्पेंड किया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे जितेंद्र कुमार गौतम। जेल वार्डन जितेंद्र कुमार दुबे भी सस्पेंड किए गए हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री आज विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी विभिन्न विभागों का लेखा जोखा देखेंगे और विभागीय कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि आज विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक सीएम योगी करेंगे। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विभागों का लेखा जोखा सीएम देखेंगे। विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी समीक्षा बैठकें। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री करेंगे विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे से अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम और उन विभागों का लेखा जोखा सीएम देखेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और उन विभागों का लेखा जोखा भी सीएम देखेंगे। ये समीक्षा बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान उनका लेखा जोखा भी सीएम देखेंगे और विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। 10 से 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इसमें मंथन करेंगे। कई पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, महापौर और प्रभारियों के संग बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर इसके संयोजक बनाए गए हैं। 4 से 6 अगस्त तक योजना के लिए बैठकें होंगी। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 4 से 6 अगस्त तक योजना के लिए बैठक की जाएंगी।
लखनऊ यूपी भाजपा तिरंगा यात्रा निकालेगी। 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन यात्रा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी में शामिल होंगे। पदाधिकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष, महापौर और प्रभारियों के संग बैठक भी करेंगे। लखनऊ में बजरंग दल का प्रदर्शन, सांसद पप्पू यादव पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सांसद पप्पू यादव पर कार्रवाई की मांग की गई है। भगवा कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने का मामला। पप्पू यादव के पुतला दहन करेगा बजरंग दल। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। नाका थाने के इंस्पेक्टर कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बजरंग दल का प्रदर्शन जारी है। नाका के इंस्पेक्टर कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटे हैं। पप्पू यादव के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल संसद में पप्पू यादव ने, यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टिकरनिया मऊ गांव में शुक्रवार शाम नाले की सफाई को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में 40 वर्षीय आजाद पुत्र तुलसी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज और ट्रामा सेंटर में चल रहा है। सूचना मिलते ही गोसाईगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी अंजू की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 4 आरोपियों सुमित, अभिषेक, राम, सुचित और अमित को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एहतियात के तौर पर गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में नाले को लेकर के, नाले के विवाद को लेकर के आपस में जो है आज शाम को उनके बीच में विवाद हो गया था। उसी में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। उसी में एक व्यक्ति जिसका नाम आजाद है, वो दौरान इलाज जो है उनकी मृत्यु हो गई है और दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 5 लोग जो है अन्य घायल हैं। कुछ को मामूली चोटें जो है वो लगी हुई हैं। परिवार वालों के माध्यम से जो है एक तहरीर दिया गया है। इसके आधार पर मुकदमा जो है पंजीकृत किया जा रहा है और अभी शुरुआती जो जांच हुई है उसके क्रम में हम लोगों ने अभी 4 लोगों को जो है हिरासत में लिया है और इनमें जो पंचायतनामा की कार्रवाई है और पीएम की कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के मैकूपुरवा मोड़ पर देर रात एक दर्दनाक हादसे में बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से 34 वर्षीय मजदूर अजय कुमार उपशंभू की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजय किसी तरह करंट की चपेट में आकर खंभे में चिपक गया और लगभग 8 से 10 मिनट तक खुद को बचाने के लिए चीखता चिल्लाता रहा। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे, लेकिन करंट के डर से कोई उसे छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी दौरान एक ई-रिक्शा चालक ने साहस का परिचय देते हुए अंगोछे की मदद से अजय को बिजली के खंभे से अलग किया। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अजय को तत्काल ई-रिक्शे से एक निजी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली के खंभे में करंट उतरने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोखरपुर इलाके में शुक्रवार देर रात शराब पार्टी के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब और खूनी विवाद सामने आया। यहां छोटा पैक देने की बात पर मामा और भांजे के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी के दौरान आरोपी भांजे ने अपने मामा मोहम्मद फिरोज पर गुस्से में आकर तवे से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिए। आरोपी ने फिरोज के सिर, गर्दन और मुंह पर तवे से करीब 6 बार गंभीर वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। अचानक हुए इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गया। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ मामा को तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जाजमऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। खबर फरक्कावाद से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ और पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के साथ थाना कादरी गेट स्थित पंचाल घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, गोताखोरों की तैनाती, बैरिकेटिंग, जल पुलिस की व्यवस्था तथा राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारियां और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में गोताखोर तैनात करने की और आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य करने की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप गंगा घाटों पर प्रभावी बैरिकेटिंग कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने पर जोर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से कन्नौज और फरक्कावाद के गंगा घाटों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि डूबने जैसी घटनाओं को रोका जा सके और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की तैनाती और कानून व्यवस्था की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों